हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल या फिर बोर का परमाणु सिद्धांत जानेंगे और देखते हैं कि ये जो मॉडल है, ये जो सिद्धांत है बोर का, ये हमको और कहाँ कहाँ तक ले जा रहा है। ठीक है, चलिए इस सिद्धांत में हमको, इस थियरी में हमको क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्या क्या नई चीज़ें हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बोर का पहला पोस्टुलेट। बोर के सिद्धांत में जो पहला बिंदु है वो यही है कि कोई जो, जैसे कि नाभिक हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है, ये बोर के सिद्धांत की बात की जा रही है, बोहर्स के मॉडल की बात की जा रही है। बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद इसके चारों तरफ कुछ लेवल्स बने होते हैं, कुछ स्तर बने होते हैं, ठीक है, सारे नहीं होते हैं, स्टेप वाइज होते हैं। इसको हम बोलेंगे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, और भी होंगे n बराबर 4, n बराबर, जहाँ तक आप जा सके वहाँ तक होंगे, ठीक है। तो बोहर के मॉडल में ये कहा गया कि आपका जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठीक है, उसमें नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ लेवल्स बने हैं, कुछ स्तर बने हैं। इनको हम नाम देते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है, या ऊर्जा स्तर, ठीक है। ये जो लेवल्स बने हैं, ये जो स्तर है, इनको हम नाम देते हैं ऊर्जा स्तर, ठीक है, एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर। अब ये पहले जो एनर्जी लेवल, पहले ऊर्जा स्तर को हम n बराबर 1 मानते हैं, दूसरे को n बराबर 2 मानते हैं, तीसरे को n बराबर 3 मानते हैं, और ऐसे आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो एनर्जी लेवल हैं, इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स। इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। इसको हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, स्टेशनरी स्टेट या फिर स्थिर स्तर, ठीक है। अब इसका मतलब हम लोग जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, यहीं पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाएंगे। आप सोचिए कि ये n बराबर 2 n बराबर 3 के बीच में जो खाली जगह है, बिल्कुल खाली जगह है, वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बोहर ने अब एनर्जी लेवल्स को, ऊर्जा के स्तर को क्वांटाइज्ड कर दिया है। वो सीढ़ी वाली बात याद करिए जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सुनी होगी कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, पहली और दूसरी के बीच में कुछ नहीं, पहला लेवल, पहला स्तर, दूसरा स्तर, ठीक है। या तो पैर आप यहाँ रखेंगे या तो यहाँ रखेंगे, दूसरी सीढ़ी पे, बीच में कोई सीढ़ी नहीं होती है। आप एक पैर पे या तो खड़े हो जाइए, तो वो आप बहुत देर तक कर नहीं पाएंगे, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पैर रखना पड़ेगा। तो बोहर के मॉडल में पहला पॉइंट यही है कि नाभिक के चारों तरफ, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कुछ फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट, स्थिर स्तर मिलते हैं, जिनको हम एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं ऊर्जा स्तरों में, इन्हीं एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऐसे, ठीक है, तो इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा कम नहीं होती है, ठीक है, इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा कम नहीं होती। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है, अगर मेरी एनर्जी 10 जूल है, अभी फिलहाल जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, अगर मेरी एनर्जी 10 जूल है, ठीक है, जैसे ही मैं इस एनर्जी लेवल में, इस ऊर्जा स्तर में जाऊंगा, मेरी एनर्जी उतनी हो जाएगी जितनी की इस एनर्जी लेवल की है, जितनी की इस ऊर्जा स्तर की है। मेरी एनर्जी कितनी थी पहले, कितनी थी बाद में, कितनी रहेगी, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरी एनर्जी कितनी हो जाएगी इस एनर्जी लेवल में, इस ऊर्जा स्तर में पहुंचते ही, जितनी की एनर्जी लेवल की होगी, ठीक है, बात समझ में आई।
कहने का मतलब क्या है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा, एक ही ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा, उसकी एनर्जी ना तो बढ़ सकती है ना तो घट सकती है। क्लियर है? पहला पॉइंट यही है। ठीक है, इसी वजह से इनको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट, स्थिर स्तर। ठीक है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा जो होती है वो बदल नहीं सकती है। क्या मैंने बोला कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एनर्जी कब चेंज होगी? एनर्जी कब चेंज होगी? एनर्जी तब चेंज होगी जब ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल छोड़ के दूसरे के एनर्जी लेवल में जाए, अपना ऊर्जा स्तर छोड़ के दूसरे की ऊर्जा स्तर में चला जाए। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अपना एनर्जी लेवल छोड़ के दूसरे के एनर्जी लेवल में चला जाए, दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाए। ठीक है, अभी बताया ना, जैसे इस एनर्जी लेवल की n=3 की कुछ ऊर्जा है, कुछ एनर्जी है, वैसे ही n=2 की भी होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी, वो अलग बात है, पर एक फिक्स होगी। ठीक है, तो जब एक, जैसे मान लीजिए n=3 के जो एनर्जी है वो क्या मान लेते हैं, E3 मान लेते हैं, और n=2 की जो एनर्जी है वो क्या है, E2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन E3 से E2 में जाता है, ठीक है, तो ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है, जो एनर्जी में चेंज आता है, वो क्या होता है, फाइनल कितनी होगी, E2, और इनिशियल कितना हुआ, E3। अंतिम ऊर्जा स्तर माइनस प्रारंभिक ऊर्जा स्तर, E2 माइनस E3, E2 में गया है और E3 में था, तो ये एनर्जी का चेंज है। और डेल्टा E बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था h न्यू, कहाँ से, प्लैंक क्वांटम थियरी से। ठीक है, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में आपने पढ़ा था। ठीक है, ये h न्यू क्यों लगा है, n h न्यू क्यों लगाया है, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे हो रही है, n=1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में आपने देखा कि जब एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जो कि कहाँ पे चक्कर लगा रहा है, ऊर्जा स्तर में, एनर्जी लेवल में। ठीक है, ये ऊर्जा स्तर की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। अब जब इनकी एनर्जी फिक्स होती है तो जैसे इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा और जब तक रहेगा उतनी ही एनर्जी उसकी रहेगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, लेकिन एनर्जी चेंज होगी, कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल छोड़ के दूसरे के एनर्जी लेवल में जाए, अपना ऊर्जा स्तर छोड़ के दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। ठीक है, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E3, और ये डेल्टा E किसके बराबर होगा, h न्यू के। ठीक है, ये न्यू यहाँ पे क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, किस चीज की, जब इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा स्तर बदल रहा है, ठीक है, अपना एनर्जी लेवल चेंज कर रहा है, तो कुछ एनर्जी या तो वो एब्जॉर्ब करेगा, या तो वो रिलीज करेगा, या तो अवशोषित करेगा, या फिर बाहर निकालेगा, विकिरित करेगा। तो वो जो एनर्जी निकालेगा, वो जो ऊर्जा निकालेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति क्या है, न्यू। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अब देखते हैं अगला। दूसरा पॉइंट, फिर से ये आपका न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे आपके अलग अलग एनर्जी लेवल हो गए। ठीक है, चारों तरफ अलग अलग ऊर्जा स्तर हो गए। पहले ऊर्जा स्तर को नाम दे दिया n=1, दूसरे को नाम दे दिया n=2, तीसरे को नाम दे दिया n=3। ठीक है, अब आप सोचें कि क्यों नहीं n=1.5 है, होता तो कोई क्या गड़बड़ हो जाता। अभी भी तो क्वांटाइज ही है, एक के बाद 1.5 आ गया, फिर भी कई सारे नंबर मिसिंग हैं, आप बोल सकते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर के अनुसार सिर्फ वही ऊर्जा स्तर संभव है, सिर्फ वही एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हैं किसी एटम में, जिनमें जब इलेक्ट्रॉन जाए, ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, यहां लिख देता हूं, कोणीय संवेग या फिर
एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या हो, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, है ना, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है यहाँ पे अगर आप n लगाते हैं तो n की वैल्यू निकल के आए 1 2 3 ऐसे, ठीक है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ। बोहर के मॉडल में सिर्फ वही ऊर्जा स्तर संभव हैं, सिर्फ वही एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं जिनमें जब इलेक्ट्रॉन जाए, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्यों लिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कोणीय संवेग क्यों लिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चक्कर लगा रहा है, गोल गोल लगा रहा है ना, और जब गोल कोई चीज चक्कर लगाती है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर होता है, संवेग कैसा होता है, कोणीय होता है। क्लियर है। अब फिर देखते हैं, तो वही कक्षा वही एनर्जी लेवल पॉसिबल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन के जाने पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो क्या हो, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। फिर से बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन जाए किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, किसी पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर पे, और जाने के बाद उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब अगर आप यहाँ n लगाते हैं तो n की वैल्यू अगर आप सॉल्व करें यहाँ पे तो n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर n बराबर 1.5 या 1.6 मिलने लगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो एनर्जी लेवल, वो ऊर्जा स्तर पॉसिबल नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग, बोहर के अकॉर्डिंग। क्लियर है, ये अगला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब तो और कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पूरी आपकी क्या कहते हैं, बोहर के मॉडल के बात हो गई, ठीक है। अब देखते हैं बोहर का मॉडल हमको क्या क्या कंक्लूड करके देता है, ठीक है। बोहर का मॉडल हमको क्या क्या कंक्लूड करके दिया है, बोहर के मॉडल से हमको क्या क्या जानकारियां मिल चुकी हैं। तो बोहर के मॉडल में जानकारियां जो हमको मिली, सबसे पहले देखा हमने बोहर ने अपने एनर्जी लेवल्स, अपने ऊर्जा स्तर को क्वांटाइज्ड किया है, ठीक ना, अपने ऊर्जा स्तर को क्या किया है, क्वांटाइज्ड किया है, ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। जो उनके ऊर्जा स्तर हैं क्वांटाइज हैं। क्वांटाइज होने का मतलब क्या है कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ऐसे ऊर्जा स्तर है वहां पे, कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न वाला ऊर्जा स्तर वहां पे नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, सबसे बेसिक चीज, कि इसके अनुसार, बोहर के मॉडल के अनुसार, बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग आप किसी एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पा रहे हैं, आप किसी परमाणु के अस्थायित्व को परिभाषित कर पा रहे हैं, ठीक है भाई। रदरफोर्ड वाले मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब भी चक्कर लगाएगा वो क्या कहते हैं, एनर्जी लूज करेगा, ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी। लेकिन बोहर ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, बोहर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन तभी क्या कहते हैं ऊर्जा निकालेगा, इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा जब वो अपना एनर्जी लेवल चेंज करेगा। जब तक वो एक ही एनर्जी लेवल में है, ठीक है, जब तक वो एक ही ऊर्जा स्तर में है, वो एनर्जी ना तो निकालेगा और ना ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वो ना ही एनर्जी एमिट करेगा, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो दो चीजें आपने देखी, क्या क्या, क्वांटाइज एनर्जी लेवल n बराबर 1 2 3 ऐसा कुछ हो गया, और फिर एटम की स्टेबिलिटी देख ली। अगला, ये जो मॉडल है ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बता पाता है। ये मॉडल क्या करता है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बता पाता है, ठीक है। एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम,
ठीक है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बताता है। अब ये स्पेक्ट्रम कैसे आएगा देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन में होता है एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उसमें एक ही एनर्जी लेवल हो, एक ही ऊर्जा स्तर हो, कई सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया हो दूसरे एनर्जी लेवल में, तो कुछ एनर्जी चेंज आएगा, कुछ एनर्जी चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे गया है, E2 से निकल E2 में गया है E1 से निकल के, तो कुछ एनर्जी चेंज आया ना, कुछ ऊर्जा में परिवर्तन आया। लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा स्थायी नहीं होगा, ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर क्या करेगा, ये वापस यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर जब वापस आएगा तो क्या करेगा, वापस कैसे आएगा, एनर्जी निकाल के आएगा। एनर्जी ये जो निकाल के आ रहा है, यही एनर्जी स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, ठीक ना, स्पेक्ट्रम के रूप में हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। जब किसी हाइड्रोजन के एक परमाणु को, हाइड्रोजन के एक एटम को आप देखें और उसका स्पेक्ट्रम देखें, तो स्पेक्ट्रम कैसे आया है, स्पेक्ट्रम ऐसे आया है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल चेंज कर रहा है, ठीक है, और उस एनर्जी लेवल, उस ऊर्जा स्तर के परिवर्तन के कारण वो कुछ ऊर्जा निकाल रहा है, वो कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है। और वो जो एनर्जी एमिट हो रही है, एनर्जी का जो एमिशन है, वही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके पहले ये बात कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो बोहर के मॉडल में एडवांसमेंट है ना, उनकी अचीवमेंट्स आप बोल सकते हैं कि बोहर के मॉडल की अचीवमेंट्स ये हैं, ठीक है। तो बोहर के मॉडल ने क्या क्या कंक्लूड करके दिया, एकदम सही सही ये बताया कि क्वांटाइज एनर्जी लेवल होते हैं, ऊर्जा के स्तर 1 2 3 4 ऐसे वाले होते हैं। और फिर बता दिया कि एनर्जी जो आपका वो परमाणु का स्थायित्व बता दिया, ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी बता दी, और थर्ड बता दिया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बता दिया। अब देख लेते हैं क्या क्या कमियां थी, ठीक है। ड्रॉबैक्स, सबसे पहली कमी, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बताता है, ठीक है। ये जो बोहर का मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बताता है, पहली बात। दूसरी ये कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में और भी लाइंस मिलती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बोहर ने जितनी लाइन खोजी थी उससे ज़्यादा भी लाइंस मिलती हैं, लेकिन बोहर के पास वो जो एक्स्ट्रा लाइंस मिल रही थी, स्पेक्ट्रल लाइंस, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक ना। बोहर के मॉडल में जब उन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया तो कुछ लाइंस उनको मिली, और कुछ लाइंस मिलने के बाद कुछ सालों बाद जब नए नए इंस्ट्रूमेंट आने लगे जिनसे आप स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, तो कुछ और भी लाइंस मिलने लगी। उन लाइंस का एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन के बोहर के मॉडल में नहीं था। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो मॉडल है, ये जो सिद्धांत है, ये सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छा काम किया। हीलियम प्लस, इसके लिए भी बोहर का मॉडल बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। लिथियम 2 प्लस, इसके लिए भी बोहर का मॉडल बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर हमको कहीं पढ़ना हो, सोडियम प्लस पढ़ लेना हो मान लीजिए, या क्लोराइड माइनस पढ़ लेना हो, तब ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, तब ये मॉडल फेल हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। बाकी अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो किसी परमाणु में, और उसको आप बोहर के मॉडल के थ्रू समझना चाहें तो संभव नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये जीमान इफेक्ट, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को भी नहीं बता पाया, ठीक है। जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट ये है
कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक ना, अगर आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रिकॉर्ड करें, ठीक है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ डेविएशन आता है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है आपकी, जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं, उनमें कुछ विचलन हो जाता है। लाइंस पहले ऐसी होती हैं, लेकिन जब आप इन दोनों प्रभावों में काम करेंगे, जीमान प्रभाव में, जीमान प्रभाव क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जीमान प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में होता है। तो ये जो लाइंस पहले सीधी थी, अभी क्या हो रही है, टेढ़ी हो जा रही है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ये बोहर के मॉडल में नहीं समझा जा सका। इसी तरीके से इस स्टार्क इफेक्ट ये है, स्टार्क प्रभाव ये है कि वही स्पेक्ट्रल लाइंस अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में देखते हैं, ठीक है। तो बोहर का मॉडल जो था, जब आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव, तब नहीं एक्सप्लेन कर सका स्पेक्ट्रम को। और जब आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करें, स्टार्क इफेक्ट या स्टार्क प्रभाव मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम को आप किसी विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तभी भी ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये सारी कमियां थी, ठीक है। हम लोगों ने पहले इस वीडियो में देखा बोहर का मॉडल क्या था, बहुत अच्छी अच्छी बातें देखी हम लोगों ने, है ना, बोहर के पोस्टुलेट, फिर बोहर की जो एडवांसमेंट थी, बोहर का जो अचीवमेंट था मॉडल का, वो देख लिया, और उसके बाद देख लिया उनकी कमी, ठीक है। तो ये एक पूरा पोर्शन खत्म हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।